हम संधि का दूसरा पार्ट करेंगे, व्यंजन संधि। हमने कई दिन पहले संधि का पहला पार्ट किया था, स्वर संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि जो वर्ग 5 वर्ग है हमारे स्पर्श व्यंजन में, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और टवर्ग, तो उसमें जैसे पहले वर्ण का तीसरे में क, च, ट, त के सामने यदि कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या य, र, ल, व आ जाए तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वाक जमा दत्ता, वाक दत्ता में पहला वर्ण क्या है? क के सामने द कौन सा वर्ण है? ये वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया। तो क को हम, क का तीसरा वर्ण कौन सा बनेगा? ग, तो ये वाक दत्ता बन जाएगा। इसी प्रकार सत जमा गुण, सत जमा गुण में त के सामने वर्ग का तीसरा वर्ण, तीसरा ग, ये तीसरा वर्ण है, इसके अनुसार त को हम द में बदल देंगे, ये सदगुण बन जाएगा। दूसरा नियम, व्यंजन संधि के दूसरे नियम में पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन है, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में। यदि वर्ग के पहले वर्ण के सामने क, च, ट और प के सामने कोई भी अनुनासिक वर्ण हो या कोई नासिकीय व्यंजन हो तो वर्ग के पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जगत जमा नाथ है, जगत जमा नाथ में त के सामने क्या है? न है, पंचम वर्ण है, इसलिए त का पंचम वर्ण क्या होगा? न, तो ये जगत जमा नाथ जगन्नाथ बन जाएगा। इसी प्रकार षट जमा मास, षट जमा मास त के सामने क्या है? मैं, पंचम वर्ण है, यह अनुनासिक शब्द है, तो इसलिए त का पांचवा वर्ण क्या बनेगा? अण, तो ये बन जाएगा सन्मास। व्यंजन संधि के अगले नियम में त के बाद यदि ल हो तो त को ल में बदल देते हैं, अर्थात जैसे उत जमा ले, त के बाद क्या है? ल है, तो त का ल बन जाएगा, ये बन जाएगा उल्लेख। इसी प्रकार त के बाद यदि च या छ हो तो त का च बन जाता है। जैसे उत जमा चारण, तो च आ गया, त के बाद च आने पर त को च में बदल जाता है, उत जमा चारण का बन जाएगा ये उच्चारण, अर्थात त का ये च बन गया उच्चारण। 6 संबंधी नियम कि स्वर के बाद यदि शब्द के पहले वर्ण में स्वर के बाद छ हो तो छ का छ बन जाता है। जैसे सव जमा छंद, सव छंद, अनु जमा छेद, अनुच्छेद। इसी प्रकार मैं संबंधी नियम कि यदि शब्द के पहले शब्द के अंत में मैं हो और मैं के बाद स्पर्श व्यंजन हो या य, र, ल, व, स है कोई भी व्यंजन हो तो उसमें का अनुस्वार बन जाता है या पंचम वर्ण बन जाता है। जैसे सम जमा च संचय, सम जमा बंध संबंध। इस प्रकार व्यंजन संधि के कुछ और भी नियम है, वो आप एक बार ट्राई करेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग यानी कि संधि का जो तीसरा पार्ट है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि बोलते हैं। जैसे विसर्ग का ओ हो जाना, यदि ए के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आए या य, र, ल, व है में से कोई है तो विसर्ग का ओ बन जाता है। जैसे यस जमा गान, यहाँ यस है, यानी कि विसर्ग से पहले ए है और बाद में तीसरा वर्ण है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा, इसको बोलते हैं, और ये यशोगान बन जाएगा। इसी प्रकार तप जमा भल, तो विसर्ग से पहले क्या है? ए, बाद में क्या है? वर्ग का तीसरा वर्ण है ब, तो ये दोनों मिलके यहाँ हम इस ब का यानी कि विसर्ग का ओ बन जाएगा, तप ओ बन जाएगा। विसर्ग संधि का दूसरा नियम है अर्य,
रे होना यदि ए आ को छोड़कर यदि शब्द के पहले शब्द के अंत में ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है, अर्थात विसर्ग से पहले यदि कोई भी ए आ को छोड़कर अन्य स्वर है और बाद में तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या य आता है तो विसर्ग का रे हो जाता है, जैसे नी जमा तन। तो इसके बाद क्या है, ये चौथा वर्ण है विसर्ग के बाद और विसर्ग से पहले क्या है, ई है, इसलिए इस विसर्ग का रे बन जाएगा निर्धन। दू जमा जन यानी कि द, विसर्ग से पहले क्या है, ऊ है और बाद में तीसरा वर्ण है, इसलिए ये रे में परिवर्तित हो जाएगी विसर्ग, तो ये दुर्जन बन जाएगा। तीसरे में विसर्ग का स होना, यदि शब्द के अंत में विसर्ग से पहले स्वर है, यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग से पहले स्वर है और बाद में च या छ हो तो विसर्ग का स बन जाता है, जैसे नी जमा चल, यहाँ च है और विसर्ग से पहले स्वर है, इसलिए इसको निश्चल। दू जमा शासन, यहाँ विसर्ग से पहले स्वर है और बाद में स, इसलिए दुशासन। विसर्ग का लोप होना, यदि ए आ, यदि विसर्ग से पहले ए आ है तथा बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः जमा एव, अतः एव, अतः जमा एव, अतएव। विसर्ग के आगे यदि कै पै हो तो विसर्ग यथा रूप रहता है, यानी कि विसर्ग के आगे यदि कै या पै हो तो विसर्ग का यथा रूप रहता है, जैसे अंत जमाकरण, अंतःकरण और प्रातः जमाकाल, प्रातःकाल। धन्यवाद। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे।